Good evening and a very warm welcome to News Edge with Fadia Idris. साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब तहरीक इंसाफ मज़ीद मुश्किलात का शिकार होती नजर आ रही है। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनके बुशरा बीबी के साथ राब्तों का एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जनरल फैज़ हमीद या उनके साथियों को वादा माफ गवाह बनाया जा सकता है और एक कनेक्शन हो सकता है बानी PTI के साथ। तहरीक इंसाफ भी ये बात इसका खदशे का इजहार कर रही है। बानी तहरीक इंसाफ भी ये इंदिया ज़ाहिर कर चुके हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद हालात उनके फ़ौजी अदालत में ट्रायल के जानिब जा सकते हैं। हाल ही में तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन के हवाले से भी ये खबरें गर्दिश करती हुई नजर आई कि उनकी भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ के साथ बातचीत हुई है। अब एक भारतीय सहाफ़ी के साथ बातचीत किस कदर ख़तरनाक हो सकती है, इसके ऊपर मुख्तलिफ स्पेकुलेशन है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बातचीत की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ पर मज़ीद सख्तियाँ शुरू होने का इम्कान अब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। फैज़ हमीद के बाद अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की गिरफ्तारी की भी बातें हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामलात आगे चलेंगे। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो मुल्क में तबाही फैलाने की कोशिश करे। लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। जनरल फैज के अरेस्ट के बाद एक इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से मामलात आगे चले हैं और फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो है वो की हैं, ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे और ये किसी को इस मुल्क में इजाजत नहीं दी जा सकती कि एक सियासी लीडर ये तय करे और बाकी लोगों को साथ मिलाकर कलूजन के साथ इस मुल्क में तबाही फैलाने की कोशिश करे। बानी चेयरमैन PTI का राब्ता बहाल था, न सिर्फ तरीके अदम एतमाद के दौरान जेल से भी पैगाम रसानी जो थी वो जारी थी, तो किस लिए थी? वो मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए थी। तो हम इस कदम को सराहते हैं और जो कोई मुल्क में इंतशार फैलाना चाहेगा तो उसका अंजाम यही हुआ करता है। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनकी सियासत में जो किरदार रहा है उस पर काफ़ी बहस जारी है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने आज अपने कॉलम में कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं। लेट्स हैव अ लुक। मीर साहब कहते हैं कि 16 जून 2019 को इतवार के दिन ISI के सरबराह को तब्दील किया गया। सफारती हलकों का ख्याल था कि इतवार के दिन ISI के सरबराह की तब्दीली का ताल्लुक पाक भारत ताल्लुकात से है। जनरल बाजवा ने मोदी की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के साथ 2017 में एक बैक चैनल खोला था, जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म शाह खाकान अब्बासी की तायीद शामिल थी। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेवलेशन इस हवाले से है कि क्यों तब्दील किया गया था उस वक्त DGI को। उसमें PMLN मुख्तलिफ मौक़िफ़ दे चुकी है, उसका भी जिक्र था। लेकिन यहाँ पे जो एक मेन किरदार आपको नज़र आ रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू शाह खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच। सो हामिद साहब ने जो बात की है, पहले तो इसका बता दें कि बैकडोर चैनल के हवाले से बाजवा साहब ने आपको बताया एंड आपने कहा कि ठीक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी किसी बात का मुझे इल्म नहीं। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई? नहीं। इंडिया से देखें, इंडिया से आपके बैकडोर चैनल्स रहते हैं। जो उस वक्त मुझे चैनल्स याद हैं, वो एक तो NSC लेवल पे आपका चैनल था जो कि पब्लिक भी था, अखबारों में आता रहा, और वो इनफॉर्मल था, वो फॉर्मल नहीं था। और उसके अलावा बहुत से ट्रैक 2 इनिशिएटिव्स हैं जो चलते रहते हैं। बट ही सेज सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत, एंड वी ऑल नो अजीत डोवल वेरी वेल, उनके साथ 2017 में एक नया चैनल खुला था, एक बैक चैनल खुला था। नया का वर्ड उन्होंने नहीं लिखा, बट दिस इज द इंसिनुएशन। और उन्होंने कहा कि आपने उसकी ऑब्वियसली तायद का मतलब आपने इजाज़त दी। ऐसी कोई बात नहीं। बट एक कोई खबर थी आपको कि ऐसा कोई चैनल खुला हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसे चैनल का इल्म नहीं है, और मुझे अगर इल्म होता भी तो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता था। दैट्स ट्रू, बिकॉज़ यू आर अंडर ओथ। तो मुझे इल्म नहीं है। आपको इल्म नहीं है, ओके ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। ये इस वक्त जो मामलात हो रहे हैं, एक हम देख रहे हैं जनरल फैज़ एक शदीद मुश्किलात में है, शदीद एक्यूजेशंस में है, और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो बड़े खौफनाक नौइयत के हैं। आपकी कमेंट उसके ऊपर? देखिए, एक तो ये जनरली जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये पब्लिक नहीं होती। इसके एक्यूजेशन भी पब्लिक नहीं होते, ना इसकी प्रोसीडिंग्स पब्लिक होती हैं।
बताया जाता है कि फ़लाने आदमी के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल हो रहा है, इतनी हद तक बात होती है। फिर जो भी उसका निकले जजमेंट जो आती है वो पब्लिक जनरली होती है। But in this case, और एक 3 स्टार जनरल की मुझे नहीं याद कि लास्ट कब कोर्ट मार्शल हुआ हो, मुझे याद नहीं है। कुछ 2 स्टार्स का हुआ था रिसेंटली पिछले 8-10 साल में, उसके अलावा मुझे याद नहीं है किसी इससे ज़्यादा सीनियर अफसर का हुआ हो। तो अब ये ISPR ने पब्लिक कर दिया है, उसके हवाले से मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो, और जजमेंट तो खैर पब्लिक हो ही जाती है। यू राइट, ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आई, उन्होंने खुद ये बात बताई। उसके बाद इंफॉर्मेशन के मुख्तलिफ चैनल्स हैं, सो कोई बात छुपाई नहीं जा रही। बट आपकी इंफॉर्मेशन में था कि देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू जनरल अफेयर्स जिस पे तशवीश है? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपका काम है। नॉट एज प्राइम मिनिस्टर? नहीं, Not as part of PMLN? उस वक्त तो वो 2 स्टार जनरल थे और ISI में थे। आप जब प्राइम मिनिस्टर थे कभी आपकी उनसे नहीं कोई बातचीत नहीं, मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं है। जिंदगी में कितनी हालांकि एक मीटिंग में के मिनट्स में जो धरने के हवाले से हुई तो उसमें लिखा हुआ कि मौजूद थे, मुझे उनकी प्रेजेंस याद नहीं है। अच्छा, ही वाज प्रेजेंट देयर? नहीं, उस मीटिंग के मिनट्स में लिखा हुआ कि ही वाज प्रेजेंट देयर, बट मुझे नहीं याद, क्योंकि मेरी उनसे जो पहली मीटिंग हुई वो छोड़ने के बाद हुई, ये यानी हुकूमत छोड़ने के बाद। PMLN की हुकूमत चली खत्म हो गई, इलेक्शन हो गए, तो 2018 के आखिर में नवंबर के अंदर हमें बाजवा साहब ने इनवाइट किया था। ठीक, मुझे ख्वाजा साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को और मुफ्ती इस्माइल साहब को इकॉनमी पे बात करने के लिए। तो उस वक्त पहली मुलाकात हुई, और मैंने जो मेरे दूसरे 2 साथी थे, मैंने कहा जब वो आएंगे तो बताना यार, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ कि कौन से आदमी है। he was DGI at that time? नहीं, आई थिंक वो अभी DGC अभी DGC थे। तो उस मीटिंग में DGI नहीं थे? नहीं, उसमें बाजवा साहब थे और वो थे दो। ओके, इंटरेस्टिंग। तो आपने कहा कि मुझे बताना कौन है। जी, जब हम जाने लगे वो हमें लेने आए थे घर पे, तो मैंने कहा कि बताना कि मैं पहचानता नहीं उनको। और किसी ने कोई जवाब दिया इस बात का कि आप जनरल फैज को नहीं जानते? नहीं, उन्होंने नहीं ऐसी कोई बाकी जानते थे? उनकी शायद मुलाकात थी एक आध, किसने ऐसी वाकफियत नहीं थी। किसको नहीं, फिर वो आए तो पता चल, जब उन्होंने बताया। ख्वाजा साहब को कहा था? ख्वाजा आसिफ साहब? नहीं, मैंने कहा मुझे बता दें जब आए, तो मैं इतनी वाकफियत नहीं है। हु डिड यू नो कि ये तो अच्छी तरीके से जानते होंगे उस टीम में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल को अच्छे तरीके से जानने वाली बात थी वहाँ पर, क्योंकि आपका इंटरेक्शन कम रहता है हुकूमत में ISI के अफराद से, सिर्फ DG का इंटरेक्शन होता है, बाकी कम रहता है। बट आप कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही था, मैंने अपने साथी से कहा मुझे बता देना कौन है। जी, क्योंकि मैंने कभी मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो मैंने कहा मुझे बता देना कौन से हैं, ये ना कोई गलत। किस साथी को कहा? मैं नाम पूछ रही हूँ। नहीं, दोनों से कहा ना, मुझे इतनी डिटेल हम ना पूछे। और बताया किसने ये भी याद नहीं है, याद तो है, माइनर सी डिटेल नहीं याद नहीं। ओके, इट इज इंटरेस्टिंग डिटेल, बट एनीवे, सो आप कह रहे हैं कि आपको ये भी इल्म नहीं था कि PMLN मुसलसल शिकायत कर रही है उनके हवाले से उस जमाने में? नहीं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। कोई PMLN को इतराज नहीं था? नहीं, मेरा देखें, मेरा इंटरेक्शन जो था वो सिर्फ DGI से आपका इंटरेक्शन होता है, वो आप रिपोर्टिंग चैनल भी उनका होते हैं, और पॉलिटिकल इवेंट के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कभी मेरी कोई बात हुई हो DGI से। मेरी सिर्फ जो दूसरे मुल्क के मामलात होते हैं उस पर गुफ्तगू होती थी। सो इस मीटिंग में जनरल बाजवा ज़्यादा बात कर रहे थे? जी, जनरल बाजवा बात करते हैं। फौज का एक तरीका होता है, फौज का एक तरीका होता है कि जो जूनियर अफसर होता है वो उस वक्त बोलता है जब उसको इजाज़त दी जाती है। तो वो कोई बात करना चाहते थे तो वो पूछ लेते थे। 3 घंटे की, 3.5 घंटे की मीटिंग हुई, सिर्फ इकॉनमी पे बातचीत हुई, कोई और बात वहाँ पर नहीं हुई थी। बट व्हाट डू यू थिंक कि ये बात प्लॉजिबल है? फैज़ हमीद को इसलिए लाया गया क्योंकि इंडिया के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी करनी थी? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला होता है कि कौन DGI होगा। तो ये इमरान खान साहब ने शायद फैसला किया था। यू डोंट थिंक ये जनरल बाजवा का फैसला था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये पोजीशन प्राइम मिनिस्टर ही अप्रूव करता है। सारा मसला इस बात पे हुआ था, वो तो लगाना और हटाना दोनों प्राइम मिनिस्टर का राइट होता है। इन रियलिटी या इन रियलिटी भी इन रियलिटी भी होता है। सो यू थिंक कि ये खान साहब का ही किया हुआ? मैं तो ये अगर नहीं किया तो बता सकते हैं कि मैंने नहीं किया। फैज साहब खुद नहीं कर सकते, आर्मी चीफ ये काम खुद नहीं कर सकता। आप खुद कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है जो कुछ हुआ है। PTI को लग रहा है कि अब
पीटीआई के बानी का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, उनको खुद भी ये लग रहा है, डू यू थिंक दैट्स अ नहीं, पॉसिबिलिटी? आप देखें 3 स्टार जनरल का ट्रायल अनप्रेसिडेंटेड है। कोर्ट मार्शल हमेशा होते रहते हैं, जो भी वायलेशन करता है आर्मी एक्ट की या रेगुलेशंस की, तो एक सिस्टम बना हुआ है कोर्ट मार्शल्स का, उससे कोई मुस्तस्ना नहीं होता। हर आर्मी ऑफिसर जो होता है, इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी अगर उसने आर्मी एक्ट की वायलेशन की है तो उसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। तो ये उसी सिलसिले में हो रहा है, लेकिन एक 3 स्टार का पहले कम से कम मुझे नहीं याद कि कभी हुआ हो, और ख़ास तौर पे एक इंटेलिजेंस के सरबराह का कभी भी याद आपने नहीं। फर्स्ट मीटिंग का जिक्र किया, सेकंड मीटिंग कब हुई थी आपकी जनरल फैज से? सेकंड मीटिंग में है असेंबली के मामलात में कोई एक इवेंट ऐसा था जहाँ वो मौजूद थे, वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई थी। सो दैट्स इट, उसके अलावा आपकी कभी मीटिंग नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई मुलाकात ना आप किसी और ने कोई जिक्र किया? नहीं। तो ये जो कहते हैं कि बड़े इंटरफेरेंस करते थे, वो फिर आपके इल्म में नहीं है कोई ऐसी इंटरफेरेंस? नहीं, मेरे काम में उन्होंने कोई डिफरेंस कभी नहीं की। और बाकियों के किसी ने आपको बताया? अब सुनते रहते थे फलाने की मुलाकात हुई है, फलाने की मुलाकात हुई है, क्योंकि वो सारा मामला उस वक्त पॉलिटिकल जो चल रहा था वही हैंडल करते थे। सो जो बलूचिस्तान की हुकूमत उल्टी थी, व्हेन यू वर द प्राइम मिनिस्टर, जी। आपको कोई सस्पिशन नहीं है उस हवाले से? सस्पिशन में किस पे हो सकता है, क्योंकि वो हुआ, ये एक इवेंट हुआ, हुकूमत हो तो ये होता रहा है, वो भी हुआ, सेनेट का इलेक्शन भी चोरी हो गया, सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन भी चोरी हो गया, ये सब मामला हुए हैं। अब मैं सस्पिशन से बात नहीं होती, ये भी आप याद रखें कि कोई फौजी अफसर खुद फैसले नहीं करता, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ये हम भूल जाते हैं। ये बड़ी अहम बात है। कोई भी मुझे 2 स्टार जनरल खुद फैसले नहीं कर सकता कि मैं ये कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, वो इंस्ट्रक्शंस पे अमल करता है। ये आपने बहुत बड़ी बात की। सो व्हाट यू ये बड़ी बात नहीं है, ये हकीकत है। सो व्हेन इफ यू आर इन अ प्लेस लाइक DGISI की पोजीशन पर हैं, बाय द वे इनके ऊपर जो चार्ज है वो रिटायरमेंट के बाद है, पोस्ट रिटायरमेंट इन्वॉल्व होने का पॉलिटिक्स में, लेकिन वो उनका तो जवाब यही सुनने में आता है कि यही हो सकता है जो आपने कहा कि जो भी मैंने किया अपने चीफ के कहने पे किया। जी, जब आप वहाँ पे होते हैं, अगर आप किसी भी पोजीशन पर हैं तो आप इंस्ट्रक्शंस, आपका जो सुपीरियर ऑफिसर होता है वही देता है आपको। सो जो जनरल फैज कह रहे थे, सुपीरियर ऑफिसर जो होता है, जो DGC का होता है, वो DGISI होता है। DGISI होता है, लेकिन चूंकि मिलिट्री ऑफिसर होते हैं वो तो आर्मी चीफ से भी इंस्ट्रक्शंस उनको दे सकते हैं, आर्मी चीफ भी, हालांकि वो चैनल नहीं होता लेकिन फिर भी वो दे सकते हैं। ये भी फौज का एक तरीका है, और उनके जो रेगुलेशन में बड़ा उसमें हिस्सा है कि लॉफुल कमांड क्या होती है और अनलॉफुल कमांड क्या होती है। जो अफसर होता है वो हर हुक्म का ताबे नहीं होता, उसके लिए एक कमांड को ओबे करना ज़रूरी होता है, लेकिन उतना ही ज़रूरी होता है कि एक गैर कानूनी कमांड को ओबे ना करे। ये फौज का पूरी दुनिया में तरीकाकार है। So what happened in General अगर Faz's मैं case? मुझे नहीं पता, ये तो पता चलेगा But जब जो उन्होंने DGI किया, you think he is not the only one responsible? देखिए, एज अ DGI जो उन्होंने किया तो उनके 2 ही लोग उनको कोई हुक्म दे सकते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हैं, एक आर्मी चीफ हैं। तो अगर उन्होंने कोई उस वक्त कोई अनलॉफुल एक्ट किया है तो अगर खुद किया तो फिर यकीनन जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने किसी को इंस्ट्रक्शन दी गई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या आर्मी चीफ की तरफ से, और वो अनलॉफुल कमांड थी, उसको ओबे किया, फिर भी वो गिल्टी है। कभी मियाँ साहब को, बड़े मियाँ साहब को सुना आपने जनरल फैज के हवाले से कुछ कहते हुए? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। जलसे में तो बोल दिया था उन्होंने बाजवा जी, जलसे में उन्होंने नाम लिया था, लेकिन उसके अलावा प्राइवेट मीटिंग्स में या कभी ऐसी बात मैंने सुनी नहीं। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले बात बताई कि जनरल बाजवा एंड जनरल फैज दोनों ने हमें हुकूमत ऑफर कर दी थी 1 साल के बाद, ये बात आपके इल्म में थी? नहीं, मैं इन मामलों का कभी हिस्सा नहीं रहा। किसी ने कभी आपके थ्रू ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा? नहीं, मैं कभी पैगाम रसान भी नहीं रहा, ना मैं इन मामलों में कभी हिस्सा लेता था। तो पे आप हुकूमत लेने के हक में थे क्यों नहीं? आपको क्या इतराज था उस पर? मेरी असेसमेंट थी कि किसी और के कहने पे ये हमारी जमात के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, और वो असेसमेंट ठीक निकली। ये असेसमेंट नहीं थी कि इसमें कोई और भी शामिल हो सकता है? क्या कोई और किसी ने ऑफर की है और ऑफर नहीं? ऑफर देखिए, मैं ये चाय आपको ऑफर कर दूं तो आप पीना है ना पीना, आपकी मर्जी है ना। ठीक है, तो ठीक है, ऑफर पता नहीं ऑफर क्या होती है, कदम एतमाद हुआ,
उसके बाद मेरी राय ये थी कि आपको सीधा जाना चाहिए इलेक्शन में। बहरहाल जमात ने दूसरा फैसला किया, उन्होंने इक़्तिदार में आ गए। जब फैसला हो गया, मेरा भी फैसला बन गया, बात ख़त्म हो गई। बट जलसों में बार बार ये बात होती थी कि बैसाखियाँ हटेंगी, हुकूमत जाएगी। ये बात नहीं होती थी कि बैसाखियाँ पे जिनके पास आएंगी वो हुकूमत में आएंगे। ये बाद वाला जुमला भी हुआ, बैसाखियाँ बदल गई बस। मुझे जुमले उसका मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो नुकसान अगर वहाँ पे हो रहा था, उस जमात को नुकसान हो रहा था, बैसाखियों की सहारे थी। अगर हमने बैसाखियों का सहारा लिया तो हमारा भी रशर अच्छा तो नहीं हुआ। कैसे हुकूमत में आप? हुकूमत में उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? इलेक्शन में क्या हुआ? सर आप फिर भी हुकूमत में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बुरा हुआ है, आप खुश हो? ठीक है, चाय पिए, केक खाएं, केक खाएं। ब्रेक लेते हैं, we'll be right back। मुल्क का क्या होगा? एंड वेलकम बैक। बड़े ऐसे से ये सवाल था कि मियां नवाज शरीफ खामोश क्यों हैं। फाइनली उन्होंने एक स्पीच की है, सियासी मंजरनामे पे आए हैं, मगर ऐसा लगा है कि माजी ही में मौजूद है मियां नवाज शरीफ। जरा देखिए। 1000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मुझे निकाल दिया। अब मुझे बताएं कि आपको ये वजह समझ आती है कि इस पे एक वजीर आजम को निकाला जा सकता है? इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, और आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, इसलिए निकाला। भाई आप मुझे बताएं कि ये आखिर सब कुछ किसने किया, कौन है इसका जिम्मेदार? अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तो फिर कोई ना कोई तो है ना। अब्बासी साहब, व्हाट डू यू थिंक, नवाज शरीफ साहब क्यों एक टाइम कैप्सूल के अंदर रहना चाहते हैं? टाइम ये उनकी राय है, उनकी मर्जी है। उनकी हुकूमत को तोड़ा गया, ये उनके लिए भी एक बहुत मुश्किल वक्त और मुल्क के लिए भी था कि अगर अदालतें इस तरह हुकूमतें तोड़ती रहेंगी फिर मुल्क कैसे चलेगा। वो उसका इजहार कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। इज इट जस्ट अबाउट नवाज शरीफ गवर्नमेंट, या उसके बाद अगर अदालतों की मदद से, लेट्स से, या किसी और की मदद से कोई हुकूमत जाती है तो दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन 2017 वाज रॉन्ग? ये तो नहीं कहा ना उन्होंने। मैं पूछ रही हूँ आपसे, इम्प्लाई ये हुआ, लगता है कि बस वो एक ही हुकूमत। मैं तो हमेशा कहता हूँ जो अमल भी गैर आईनी है वो गलत है, चाहे अदालतें करें, जो भी करे वो अमल, मैं भी उसका हिस्सा बनूँ, वो भी अमल गलत है। सो यू थिंक कि ये उनकी, ठीक है, राय इंपॉर्टेंट है, उनकी राय है ना। देखें, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, तुम कोई बात भूल जाओ। उन्होंने आज तकरीबन 7 साल के बाद भी उस बात का जिक्र किया है कि ये हुआ है इवेंट, ये हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लिए ये मनफी साबित हुआ है ये फैसला। अदालत को कोई हक नहीं था ये फैसला करने का। राइट। सो नून लीग ने पंजाब में फी यूनिट 14 रुपये रिलीफ का ऐलान किया है। सो एक तो ये क्रिटिसिज्म है कि आप अगर रिलीफ आए तो पूरे पाकिस्तान में आए, इस पर ज़रूर कमेंट करें। एंड देन IMF की शराइत के अंदर ये एप्लीकेबल है? देखिए, मैं गुजारिश ये करूँ कि हमने तकरीबन 2 महीने पहले कहा था कि आपने बिजली के मामले में रिलीफ देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक वाशी मसला नहीं रहा, ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू बन गया है। ठीक, कि आज लोगों के पास ये चॉइस है कि या बिजली का बिल दें, या खाना खाएं, या बच्चों की फीस अदा करें। तो ये एक मामूली सिर्फ माशी इन्फ्लेशन का इशू नहीं है। तो उसमें एक ही तरीका था कि आप अपने एक्सपेंडिचर से पैसे निकाल कर कुछ ये जो 3-4 महीने मुश्किल हैं इसके लिए रिलीफ देते। तो उसमें ये काम अगर सारी हुकूमतें मिलकर करती तो इसका इम्पैक्ट बेहतर होता। बहरहाल जो हमने पढ़ा है कि पंजाब हुकूमत ने कहा जी हम पैसे देंगे, तो बाकी सूबे भी दे सकते हैं, वो भी अपने पैसों से, कि पैसे तो सूबों के पास हैं। वफाक तो या तो डेवलपमेंट से पैसे काटेगा या अपने खर्चे से काटेगा, दोनों वो करने की उनकी सोच नहीं आई उस तरफ। तो उन्होंने यहाँ से पंजाब हुकूमत ने अपने बजट से पैसे दिए, क्योंकि सूबों के पास पैसे हैं, तो उससे यकीनन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ये मुस्तकिल हाल नहीं, कैन बी अ प्रोविंशियल थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। IMF को जस्टिफाई कर सकते हैं हम इसको? नहीं, IMF को अगर आप अपने एक्सपेंडिचर से निकाल रहे हैं पैसे तो IMF ज़रूर पूछेगा कि इसके पीछे क्या आपकी सोच है। लेकिन मेरा ख्याल है उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बजट तो जो है उस पर आप एक्सीड नहीं कर रहे। राइट। सो क्योंकि आपकी अब जमात काफ़ी हद तक शेप अप होना शुरू हो गई है, तश्कील हो चुकी है इसकी, लेकिन एक तनकीद होती है कि अभी इट नीड्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। अवाम शायद इसमें नहीं है अभी। ये तनकीद नहीं है, हकीकत है। ये आपको मेहनत करनी पड़ती है। जमात एक दिन में नहीं बनती। वो जमातें जो एक दिन वाली होती हैं वो एक दिन वाली होती हैं,
ठीक है, वो एक दिन ही रहती हैं। सो डू यू थिंक कि कुछ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ रही जी हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम पार्टी को ग्रो करेंगे हर ज़िले में, हर हलके में, और एक इंशाल्लाह पॉलिटिकल फोर्स कैसे? होंगे। अभी तो ना कोई बड़ा जलसा हो रहा है, ना कोई बड़ी कोई व्हाट इज जी जलसे होते हैं जब जमात ज़िले में मजबूत होती है, हलके में मजबूत होती है, आपके पास इलेक्टेबल्स आते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं। एक इस्तेकाम ये पहले दिन वो जो बातें जलसे करती हैं जो बनी बनाई आती हैं, जो जमात आपने ग्रो करनी होती है। जैसे आप टीवी चैनल शुरू करते हैं तो पहले दिन ही तो 50 प्रोग्राम्स नहीं होते ना, आप 10 से शुरू करते हैं, फिर 12 होते हैं, 15 होते हैं, तो इस तरह पार्टी भी ग्रो करती है। नहीं, लेकिन एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए। एक ओपनिंग तो होती है, सारे एंकर्स बैठ जाते हैं, सब बताते हैं कि हम ये शो करने जा रहे हैं, ये शो करने जा रहे हैं, दिस इज अ प्लान। जी कहा तो जाता है। हम भी बैठे हैं, हमने वहाँ पर पार्टी लॉन्च की है, हमने बताया है हम क्यों ये जमात बन रही है, इसका क्या। जी जमात हमेशा वक्त लगता है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, एक महीने। बट यू कंसिडर योरसेल्फ ऑपोजिशन, राइट? जी बिल्कुल। बट जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है, दुरानी साहब ने घर पे बैठक की, एट सम पॉइंट यू थिंक यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस? देखिए, अगर उसका कोई वाज़ेह मकसद हो और वो अपोजिशन एक रिलायबल अपोजिशन हो, वरना माजी में तो ये देखा गया कि अपोजिशन कुछ अपना मुफाद हासिल करके आगे पीछे हो जाती हैं। तो अगर मकसद हो, वाज़ेह हो, तो यकीनन हम उसका हिस्सा बन सकते हैं। हम आज भी इश्यूज़ पर अपोजिशन तो हम ही कर रहे हैं, बाकी तो कोई, वो तो गाली गलोच की सियासत है। मेन इशू बजट इकॉनमी है, बजट है, आइन है, यही बातें हैं। सो कौमी हुकूमत बनाने की बातें हुई, एक लंबे अरसे तक एक ऐसा सेटअप लाया जाए, 10 साल टू बी प्रिसाइज, जो कि सर झुका के बस काम करे। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? पॉसिबल तो अलग बात है, इसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग ज़रूरी है। ये कंसेंसस से आएगा तो चलेगा, और ये आज इसकी ज़रूरत भी है कि आप कंसेंसस से पॉलिटिकल पार्टीज, जुडिशरी की बैकिंग भी हो, आइन की आप खिलाफवर्जी भी ना करें, और मुल्क को आगे लेकर जाए। फौज भी इसका हिस्सा हो, तरमीम हो आइन में। आइन में तरमीम भी आप कर सकते हैं, आपको जुडिशरी एक सैंक्शन भी दे सकती है, क्योंकि आपके मुल्क के हालात बहुत गैर मामूली हो गए। लाइक इंटरिम सेटअप आए और उसको एक्सटेंशन मिल जाए। इंटरिम सेटअप नहीं, जो भी इंटरिम, ये पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जी से, मेरी मर्जी का इंटरिम सेटअप ना हो। ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज की मुकम्मल पार्टिसिपेशन के साथ एक एजेंडा बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये रास्ता है। साल करें, 2 करें, 3 करें, जो भी आपने तयन करना है, इसके अलावा मुझे रास्ता नजर नहीं आता। Who will be the prime minister? जिसको मर्जी बना दें, इट डजंट मैटर। उसका काम सिर्फ एजेंडा इम्प्लीमेंट करना है बस, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को बनाएंगी। उसमें सारे पार्टिसिपेशन हो, हर जमात बेहतर लोग दे, आप कैबिनेट बनाएं, एक एजेंडा प्री डिसाइडेड हो, पॉलिटिकल पार्टी की सुपरवाइजरी बॉडी बना लें जो एजेंडा को डिफाइन करे, और इसमें जुडिशरी को भी रखें और फौज को भी रखें। जुडिशरी और फौज रेडी हो जाएगी आने के लिए इसमें? जी, रेडी होने वाली बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है। आज भी ऐसे, जब ये तो इतना ज्यादा लोग उसके अंदर होंगे, इतने मुख्तलिफ इंटरेस्ट, 6-7 लोग हैं, कोई मुख्तलिफ इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट एक है, इंटरेस्ट पाकिस्तान है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट लेकर आए, बाकी अपनी कुर्सियां, अपने इदारे, अपने इंटरेस्ट पीछे छोड़कर आए, घर छोड़कर आए। जो 3 नाम दिए हैं सुहेल वलायत साहब ने इस सेटअप के लिए फॉर प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ द नेम्स इज योर्स, शाहिद खान अब्बासी। मैं उनको बड़ा मशहूर हूँ, लेकिन मैं किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा ना रहा हूँ। अभी तो हम विकास को हम कर रहे हैं। आपने अगर ये रास्ता अपनाना है तो ये लेकिन ये पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ और विद द सपोर्ट ऑफ द जुडिशरी एंड द एस्टेब्लिशमेंट। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि लोग इंटरव्यू देना शुरू हो गए सेटअप के लिए। दे रहे होंगे। मैंने कभी जिंदगी में इंटरव्यू नहीं दिया, आई एम श्योर नहीं दिया, लेकिन ये कि आपका नाम तो पहले ही आ गया। ये उनकी मेहरबानी है, तो मैं इंटरव्यू के बगैर आप हेड हैंड हो, चले आपकी मेहरबानी है। लेकिन इफ यू आर ऑफर्ड, विल यू टेक दिस ऑफर? देखिए, मैंने कहा ना, मैं गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं। हम उसको आईनी अमल हो, मुझे आईनी अमल में मुझे जो जिम्मेदारी दें, अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो मैं हाजिर हूं। मुझे ना ओहदों का शौक है, ना कुर्सियों का शौक है। अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, जो 36 साल मैंने सियासत में गुजारे हैं, कुछ मैंने सीखा ही होगा, तो जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है वो वहां पर आए। जो कुर्सियों के शौकीन हैं, जो 6-6 दफ़ा वजीर बन चुके हैं और कुछ करते नहीं हैं, उनकी जगह नहीं है। क्या जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं
उनको अब तो हर तरफ खुल के कि हुकूमत उनको एक्सटेंशन देना चाहती है। हुकूमत भी खराब होगी और वो भी खराब होंगे अगर ये बड़ी बड़ी वाज़ेह राय है उनके लिए आपने, और उनके लिए बहुत बेहतर होगा, उनकी साख के लिए, इस मुल्क के लिए, उनके इदारे के लिए, कि आज खुद ही कह दें कि मैं किसी एक्सटेंशन को कबूल नहीं करूँगा, ताकि ये मामला। मेरे ख्याल से पांचवी एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत है मेरे शो में जो ये बात कह रही है, बट देयर इज नो आंसर, देयर इज एन ईरी साइलेंस। बस ये उनकी मर्जी है ना। देखिए, आपने सवाल कर दिया, मैंने जवाब दे दिया। नहीं लेनी चाहिए एक्सटेंशन जी, हमेशा खराबी पैदा होती है। एक निज़ाम बना हुआ है, तो आप निज़ाम में इंटरफियर मत करें। ये निज़ाम अशखास के लिए नहीं है, ये इदारे के लिए है। क्यों देना चाहती है हुकूमत एक्सटेंशन? मुझे क्या हुकूमत बताए ना, हुकूमत के पास ना उनके पास नंबर्स हैं। आपको कोई बड़ी मार धाड़ करके ये करना पड़ेगा आईनी तरमीम, और फिर वही होगा। फिर क्या होगा? खराबी होगी ना, खराबी होती है इन मामलात से। क्या फ़र्क क्या पड़ जाएगा, मुझे ये बता दें। राइट। अगर आप किसी को महरूम करना चाहते हैं कि ये चीफ जस्टिस ना बन पाए, वो तो आप कर नहीं सकेंगे। वो फिर भी बन जाएंगे, 3 साल बाद बन जाएंगे। हर शख्स 3 साल आगे पुश हो जाएगा, या 2 साल, जो भी आप करना चाहते हैं। एक इट हैज टू बी एन ऑटोमेटिक वे, जो अभी चल रहा है यही तरीका। जी, आप यही करेंगे ना कि आप जो बात चल रही है, मैंने जो पढ़ी है या सुनी है, कि आप जो एज है वो 67 या 68 करना चाहते हैं हर जज की, तो हर जज आगे एक्सटेंड हो जाएगा, तो सीनियरिटी तो हर्ट नहीं होगी। कंसिडरिंग ये वो मुल्क है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ है, आपकी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि 18 ईयर्स एंड अबव है, 18 और 35 की ब्रैकेट में इनफैक्ट मैक्सिमम नंबर। वहाँ पे इस तरह करना, एज ज़्यादा करना, ये बिल्कुल अलग किस्म के लगता है कि आप ले रहे हैं एक्शंस, और असल में आवाम आपकी बिल्कुल कहीं और है। ये आवाम के अपने बात है, वो भी एक कंसिडरेशन है, लेकिन असल बात यह है कि मकसद क्या है ये करने का। क्या मुल्क में जजेस नहीं है? क्या जो इनके बाद आ रहे हैं उस काबिल नहीं है कि चीफ जस्टिस बन सके? आज आप पूरे निज़ाम को धर्म भरम कर रहे हैं। क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक जस्टिस काजी फैज ईसा का टेन्योर कैसा रहा है? नहीं, तो मैं जज नहीं कर सकता, वो तो अब तारीख ही जज करेगी ना। मैं और आप उनको आज जज नहीं कर सकते। आई से दैट मोस्ट कंट्रोवर्शियल, मैंने तो किसी का इतना कंट्रोवर्शियल टाइम नहीं देखा। यही बात कि आप आज एक सिटिंग चीफ जस्टिस पर ये कमेंट पास कर रही हैं कि उनका टेन्योर कंट्रोवर्शियल है, तो यही वीकनेस होगी आज निज़ाम की। और अगर आप मामूली हालात में बात नहीं कर सकती थी, आप पे कंटेम्प्ट लग जाती। आज हम इस हद पे बात पहुंच गई है कि यहाँ आम जजों के खिलाफ लोग कमेंट्स पास करते हैं टीवी पर, लाइव टीवी पर, मीडिया में। लेकिन आज जजेस के बारे में आज उनको अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि इंटरनेट बंद है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर तो VPN लगा के करते रहते हैं ट्वीट्स, बट वफाकी वजीर आके कहती हैं VPN की वजह से इंटरनेट स्लो हो गया। प्राइम मिनिस्टर स्लो किया ये बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर साहब के VPN ने ही स्लो किया हुआ है। आपने लगाया हुआ VPN? नहीं, मैंने VPN नहीं लगाया। तो आप कैसे ट्वीट करते हैं? जी, मैं ट्वीट करता ही नहीं हूँ। ये जो एक अकाउंट चल रहा है आपके नाम से, यही देख लेना कि आपकी सोच क्या है कि आपने ही ब्लॉक किया एक्स को, जो पहले ट्विटर होता था। अब आप ही उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको बाईपास कर रहे हैं निज़ाम को, और फिर आप कह रहे हैं इसलिए जो हुकूमत के सरबराह फिर ये कह रहे हैं कि वही स्लो कर रहा है। तो बिल्कुल वो ठीक कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने स्लो किया इंटरनेट को। यू एग्री विद हर? मैं बिल्कुल, आप कहें, मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने किया। ठीक है, शाइखा खान भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। बानी तहरीक इंसाफ और फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब 9 मई का मामला खुलकर सामने आने का इम्कान है। 9 मई की साजिश कैसे तैयार हुई, फौजी तनसीबात पर हमला क्यों किया गया, और अवाम को हमले के लिए उकसाने का जिम्मेदार कौन था, ये सब वो सवालात हैं जिनका जवाब हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। फैज हमीद के फौजी अदालत में ट्रायल के बाद अब इन सब सवालात के जवाबात क्या मिलने जा रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने भी अब इस खदशे का इजहार शुरू कर दिया है। इस हवाले से मीडिया से उन्होंने जो गुफ्तगू की, यू कैन हैव अ लुक एट योर स्क्रीन। ये भी खदशा है बानी तहरीक इंसाफ को कि उनका फौजी ट्रायल होने जा रहा है। हमारे प्रोग्राम में गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ये कंफर्म करके गए थे कि अब उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। जब हामिद खान साहब ने हमारे शो में, हमने उनसे सवाल किया, उनका कहना था ऐसा मुमकिन नहीं है। ये भी देख लीजिए। आर्मी एक्ट के तहत आप सिर्फ फौजी अफसरान को या फौज के रिटायर्ड अफसरान को आप उनके खिलाफ
कार्रवाई कर सकते हैं आर्मी एक्ट के तहत, लेकिन आप किसी सिविलियन के खिलाफ नहीं कर सकते। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब खान साहब एंड जनरल गुलाम मुस्तफ़ा। थैंक यू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हसन अयूब खान, आई स्टार्ट विद यू, क्योंकि आपने ट्वीट की है, आपने कहा कि वादा माफ गवाह बनाने की ज़रूरत नहीं है जनरल फैज़ को। उन्होंने तो अपनी गुफ्तगू जो उनकी हुई है बानी पीटीआई के साथ वो खुद रिकॉर्ड करके दे दी है, ज़रा रोशनी डालिएगा। नहीं, उन्होंने खुद हवाले नहीं कही, वो उनके जो रेजिडेंस है वहां से रिकवर हुई है, चकवाल वाली रेजिडेंस से। तो लिहाजा जनरल फैज हमीद जो गुफ्तगू करते थे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, वो तमाम की तमाम उसकी जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने पास रखी हुई है। और इसके अलावा भी जो इनका नया मंसूबा था, यानी अभी जो इनका अरेस्ट हुआ है, अगर आप समझती हैं कि जनरल फैज हमीद को सिर्फ टॉप सिटी वाले मामले में गिरफ्तार किया गया है, तो ये हकीकत नहीं है। ये बहुत ज्यादा संगीन मामलात हैं। इसमें 9 मई की साजिश भी शामिल है और एक नई साजिश जो वो तैयार कर रहे थे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर, उस साजिश की अभी जो है वो सुराख उनको मिल चुके हैं और उसके तमाम एविडेंस इस वक्त हमारे रियासती इदारों के पास मौजूद हैं। वो प्लान क्या था? प्लान ये था कि एक दफा फिर बगावत कराना चाह रहे थे। उनका जो ऑब्जेक्टिव ये था कि जनरल फैज हमीद ने कहा कि आपने ये बयानिया बनाना है कि 2024 के फरवरी के जो इंतखाबात हैं इसमें धांधली हुई है। उस धांधली के बयानी के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को मैनेज कर लूंगा कोर्ट्स के जरिए। प्लान ये था कि वो कोर्ट्स के जरिए कोई ऐसा फैसला करा देंगे कि हुकूमत खत्म हो जाएगी। और इस हुकूमत के खात्मे के बाद उन्होंने ये तवक्को की कि इमरजेंसी लग जानी है और जब इमरजेंसी लगेगी तो लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा और एक दफा फिर लोग उस इमरजेंसी को कबूल नहीं करेंगे। तो ये पूरा का पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। इसका एविडेंस जो है वो रियासती इदारों के पास मौजूद है। तमाम की तमाम जो कड़ियां हैं वो कड़ियां मिल रही हैं और ये कुल 78 लोग हैं सारे मामले के अंदर, जिनमें से 18 लोग आई बिलीव दे आर अंडर अरेस्ट और 60 लोग ऐसे हैं जिनके से इंक्वायरी और तफ्तीश होनी है। वो लोग आगे भी अपनी तफ्तीश में जो है वो इंक्वायरी का हिस्सा बनेंगे, वो वापस जाएंगे। जैसे वो बेग साहब जो साबिक रिटायर्ड आईजी प्रिजन हैं, उन्होंने बाद में तो वीडियो अपनी जारी की जिसमें वो चाय पी रही हैं और उन्होंने मीडिया के ऊपर बात की। बात उनकी ठीक थी, वो उस दिन हिरासत में नहीं थे, लेकिन इससे पहले वो मेहमान रह चुके हैं। वो गए थे, उनसे सवाल जवाब हुए और उसके बाद वो रिलीज कर दिए गए, यानी उनको वापस घर जाने की इजाजत मिल गई। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप ये बता रहे हैं हसन अयूब साहब कि एक्चुअली ये 9 मई के अलावा एक पूरा केस है जो कि अब इन्वेस्टिगेट हो रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये खाली यानी 9 मई पार्ट 2 it was a planning or conspiracy for 9th May part 2. It was a conspiracy against chief army staff. It was conspiracy against the basically current government. तो ये पूरा का पूरा प्लान था। जनरल फैज हमीद जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे थे और जो उनके पास रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट जो आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जियों का जिक्र आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में भी है, वो इसी वजह से है क्योंकि टॉप सिटी का मामला तो उनका यानी उनकी रिटायरमेंट से पुराना है, बल्कि वो तो उस टाइम डीजीआईएसआई भी नहीं थे, वो तो उस वक्त डीजीसी थे। ये आई बिलीव 2017 का इशू है। तो टॉप सिटी के मामले में खाली उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो 9th मई वाला और 9th मई का जो पार्ट 2 था जो जिसकी वो तैयारी कर रहे थे। और देखिए इसमें एक चीज जो बड़ी वाजी हुई है कि जो मोहम्मद अकरम साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जिनको गिरफ्तार किया गया अलॉन्ग विद हिज 3 और जो ऑफिशियल थे जेल खाना जात के, उन तीनों का काम क्या था कि वो पैगाम पहुंचाते थे जनरल फैज हमीद के किसी बंदे का बुशरा बेगम को, और बुशरा बेगम के ऊपर क्योंकि ज्यादा चेक एंड बैलेंसेस नहीं थे, उनके ऊपर ज्यादा सिक्योरिटी जो है इतनी बीफ अप नहीं थी, तो लिहाजा वो सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है वो वाया बुशरा बेगम हो रही थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ। माय क्वेश्चन इज कि ये ही इज अ फॉर्मर डीजीआईएसआई must be under surveillance, so it means कि ये बड़े अरसे से शवाहिद इकट्ठे हो रहे थे। ये तो नहीं हो सकता कि उनकी बातचीत जारी थी और वो सब कुछ कर रहे थे और किसी को पता नहीं था। सो क्या वो बड़े अरसे से अंडर ऑब्जर्वेशन थे? जी वो अंडर ऑब्जर्वेशन थे, लेकिन उनको गिरफ्तारी से पहले तक भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं। शायद ये जो ऑपरेशन हुआ है, उनकी गिरफ्तारी का जो फैसला हुआ है, ये बड़ी क्लासिफाइड तरीके से ये सारा जो है काम हुआ है। लास्ट मिनट तक ही वाज नॉट अवेयर कि ही विल बी अरेस्टेड। वेयर वाज ही? पता आपको ये खबर किधर से अरेस्ट हुए हैं? जी आप अगर डिटेल्स हैं तो शेयर कर लीजिए, किधर से अरेस्ट हुए थे?
जो जनरल फैज हमीद कहाँ से अरेस्ट हुए हैं जी? जी, अब अगर पूछ रही हैं। सॉरी, ये आईएसपीआर बता देगी इसमें जिसकी वो तहवील में है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की तहवील में है, उनको एमआई ने अरेस्ट किया है। राइट, मैंने कहा शायद आपके पास डिटेल्स हो इसकी, किस जगह उनको रखा गया है, अब ये तफसीलात मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ रिकवरी के हवाले से तफसीलात जरूर हैं कि उनकी जो रेजिडेंस है चकवाल वाली, आई बिलीव कि उनकी जो एरिया का नाम है लतीफ वाल है, वहां से उनका अरेस्ट हुआ है। और एक बड़ी दिलचस्प बात है फरिया, देखिए जितने भी प्रीवियस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जितने भी गिरफ्तार हुए हैं, उनके लिए हमेशा बैरूनी दुनिया से दबाव आया और उन्होंने हमेशा कहा जी कि आप इनको जो है वो हमारे हवाले करते हैं, हम जिम्मेदारी उठाते हैं, आप इनको, यानी जैसे नवाज शरीफ साहब ने जलावतनी खुद साख्ता के लिए चले गए थे सऊदी अरब, उसमें अमेरिका और सऊदी अरब ने रोल प्ले किया था। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए किसी एक मुल्क ने भी अभी तक कोई राब्ता नहीं किया, कोई इनकी जिम्मेदारी गारंटी उठाने के लिए तैयार नहीं है। इवन के सोमालिया तक ने भी इस हवाले से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया जी। सऊदी अरब और चाइना तो बहुत दूर की बात है। ओके, आई कम टू यू जनरल गुलाम मुस्तफ़ा। जो एक ट्वीट अभी आपने सुन ली हसन अयूब की इंफॉर्मेशन, हमारे साथी हैं सीनियर साफ़ी मुनीब फारूक, उन्होंने भी ट्वीट किया कि उनके ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद को रिटायरमेंट के बाद फ़ौज में बगावत की कोशिश पर सज़ा सुनाई जा सकती है और उनके 9 मई में फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले हुए हैं उनमें भी मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। यू नो कि क्या आर्मी एक्ट की डिटेल्स हैं, कितनी संजीदा ये सज़ा हो सकती है? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा जब तक ये चार्ज फ्रेम नहीं होंगे तो हम सारे स्पेकुलेट ही कर रहे हैं यहाँ पे। अगर डिपेंड्स कि अगर तो उनके ऊपर ये जो ट्रीजन का चार्ज है या कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस चार्ज, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस चार्ज, एंड दिस काइंड ऑफ अ चार्ज कैन टेक यू टू गैलोस। I mean, that is how serious this charge is. It can take you to gallows. जी, मतलब ये चार्ज इतना सीरियस है कि आपने जो बगावत आप बात कर रहे हैं फौज के अंदर बगावत करने का, ये बहुत बड़ा सीरियस चार्ज है। और किसी भी मुल्क में आप देख लीजिए इसकी बड़ी सीरियस पनिशमेंट्स हैं और इट कैन गो, आई मीन अल्लाह ताला रहम करे, आई डोंट नो पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखे, ये बहुत सीरियस चार्जेस हैं। और जब ये गिरफ्तारी हुई है, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, तो उस खिलाफ वर्जी में ये नॉर्मल ये नहीं था कि आप सियासी लीडर से मिल रहे हैं या सियासत में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो रिटायरमेंट के बाद सारे ही करते हैं, वो तो इतना बड़ा कोई इशू है ही नहीं है। लेकिन जो लग यूं रहा था कि समथिंग फार मोर सीरियस, और अभी सभी हसन भी बता रहे हैं, और जो लग यूं रहा है कि चूंकि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की बात हो रही है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो खिलाफ वर्जी एट दिस हाईएस्ट लेवल वेयर ही हैज बीन, आई मीन हेड ऑफ योर प्रीमियर इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन, ऐसे लोग वैसे भी अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं कि उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए भी, और फिर समथिंग कॉल्ड विनिंग अवे पीरियड, उनको दूर रखा जाता है सब, ताकि वो जो चीजें हैं उनसे 6 महीने 8 महीने जो भी पीरियड मुकर्रर करती है हुकूमत, उसके मुताबिक सो दैट ही स्टेज अवे फ्रॉम, और उनका कांटेक्ट वगैरह ना हो। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सवाल उठ रहे हैं। और ये भी हम जानते हैं कि अमूमी तौर पर फौज के अंदर, मैं तो बड़े से बार बार ये बात कह रही हूँ, इंटरनल उनकी स्क्रूटनी होती है, एक एक चीज़ नोट होती है, मॉनिटर होती है, लेकिन एक आम तासुर बाहर कुछ लोगों में है कि शायद नहीं होता, बट ना सिर्फ स्क्रूटनी होती है लेकिन प्राइवेट भी रखा जाता है, मामलात को खामोशी से होती है। ये आपको लगी हैरत हुई कि इस दफ़ा बिल्कुल ओपनली बात हुई है, ISPR की प्रेस रिलीज आई है, साफ उसके ऊपर डिबेट हो रही है। इज दिस a bit unusual? This is very unusual, very unusual. इस किस्म का जो होता है वो कोई ऐसी कोई बात हो, particularly when such a senior officer is involved, तो वो फिर वो स्टेज पे जाके बाहर आती है जब उसका कोई ना कोई फैसला हो चुका होता है या फैसला करना होता है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि स्क्रूटनी आपकी बहुत अर्ली शुरू होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे आप सिलेक्शन रैंक्स में आते हैं, मतलब फ्रॉम मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल ऑनवर्ड्स, तो यू आर स्क्रूटनाइज्ड एट एवरी स्टेज। और मतलब ये बहुत सारी और चीजें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल द डे यू बिकम ब्रिगेडियर यू हैव टू स्टार्ट फाइलिंग योर क्या कहते हैं एसेट लायबिलिटी, सारा कुछ आर्मी के लिए भी, सो दैट दे कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव व्हाट यू डोंट हैव। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पे हमारे जो दोस्त हैं बाहर उनको चूंकि अंदाजा नहीं है, इसलिए खामखा उंगलियां उठाते रहते हैं, बदकिस्मती है हमारे लिए। लेकिन इशू ये है कि एट दिस लेवल and a person who has been at this kind of a position, heading the premier institution, intelligence institution of Pakistan,
उसको तो खुद ही बात समझ होनी चाहिए थी कि ही इज नॉट अ फ्री एजेंट, और उसको इस तरीके से ही कैन नॉट गेट इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ थिंग जिससे इंस्टीट्यूशन का या आर्मी एज ए होल जिसका नुकसान पहुंचने का खतरा हो, या अदरवाइज जो आगे नहीं की जा सकती हैं। आई थिंक शुड मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है फ्रैंकली ये जो सब बातें हो रही हैं। वन डजंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स। और जैसे मैंने कहा कि अगर तो ये कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगता है और इज प्रूव्ड, देन थिंग्स आर आई मीन बैड, वेरी वेरी बैड। राइट। हसन अयूब साहब, आपने तो बताया भी कि ये मामला आगे जाएगा, लेकिन बड़ी संजीदा सजा का जिक्र किया है जनरल साहब ने। ये इज इट अ पॉसिबिलिटी कि ये चार्ज यहाँ तक जाए? दूसरा ये कि फिर जनरल बाजवा के लिए रावी क्या लिख रहा है? देखिए, जो मेरी इस वक्त तक इंफॉर्मेशन है, जनरल बाजवा ने मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक पोस्ट रिटायरमेंट किसी किस्म की आर्मी एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई ऐसी एलिगेशन, कोई ऐसा इल्जाम उनके ऊपर नहीं है। जिस तरह की जो है वो बहुत से लोग अपने यहाँ पर ट्वीट्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और जनरल बाजवा को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस मुतल्लिक किसी किस्म की कोई इतलात, किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, इसका सिरे से वजूद नहीं है इस टाइम तक। लेकिन ये टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कोई बहुत सी बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद खुफिया हो, लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई चीज जो सरफेस के ऊपर नहीं आई। और वैसे भी जनरल बाजवा ने यानी अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो बड़ी महदूद रखी हुई हैं। वो इवन के पहले जब वो चीफ थे, इन यूनिफॉर्म थे, तो वो बहुत से साफियों के साथ मुलाकात भी कर लेते थे, बहुत से साफियों के साथ वो टेलीफोन के ऊपर भी राब्ता होता था। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा पोस्ट रिटायरमेंट, मेरे ख्याल से अभी भी वो बैरून मुल्क थे जब आर्मी चीफ ने दावत दी थी, एक्स आर्मी चीफ को जो है वो दावत पर बुलाया था, तो ही वॉज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान और नहीं लेकर आए। ही इज बैक नाउ। तो उनके लिए कोई ऐसी अलार्मिंग बात या उनके लिए किसी किस्म की परेशानी की जो कोई बात नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ क्योंकि ठीक है, आपने कहा कि ये बात अक्सर लोग कह रहे हैं, आई कैन सी दैट कि ये ही एक फीलिंग है। बट जनरल साहब से मेरा सवाल ये है कि यूजुअली अगर किसी से सवाल, इवन दो पोस्ट रिटायरमेंट बात हो रही है, लेकिन क्या हम इसको डिस्कनेक्ट कर सकेंगे कि क्या एक्टिविटीज वो कंटिन्यूएशन थी जो आपने सर्विंग पॉलिसी रखी? एग्जैक्टली क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं ये सब खुद ही कर रहा था और मुझे किसी और का ऑर्डर नहीं था? बिकॉज वो तो ही कहेंगे कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था। देखिए, इतना आसान नहीं है कह दें मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था। हाउ इज गोइंग टू प्रूव इट के ऑर्डर कैसे आया था उसको? ठीक, मतलब ये ना कि भाई आई मीन ही टेक सम प्लीज, आई डोंट नो क्या प्ली वो लेते हैं जनरल फैज कि क्या वजह थी, क्या था, किसने उन्हें कहा नहीं कहा। बट ऐसी चीजों को प्रूव करना इतना आसान होता नहीं है। फिर जिस अभी हसन बता रहे थे कि कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट ही वाज टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल, ऑडियोज वगैरह की, तो उसमें शायद उनके पास कोई ऐसी चीज हो जो वो अपने डिफेंस में लेके आए सामने। और बट देन अगेन इट विल डिपेंड कि भाई अहकाम क्या थे, क्या उनकी उन्होंने इंटरप्रिटेशन खुद अपने ऐसी की जिससे उन्होंने ऐसे इकदाम उठाए जिससे ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भी बाद में खुलेंगी, पता चलेगा हमें जी। राइट। सो आज नून लीग ने यह भी कहा कि अब पीटीआई से कोई बात नहीं होगी और कोई इदारा भी बात नहीं करेगा। सो हसन अयूब साहब जरा बताइएगा, बातचीत बिल्कुल बंद, व्हाट डज इट एंटेल? कहीं बातचीत हो रही थी? नहीं, बातचीत तो जो लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनसे तो बातचीत के लिए रास्ते दरवाजे खुले थे और आई बिलीव आज भी खुले होने चाहिए। सियासतदानों का तो काम ही मिल बैठना है, मुशावरत करना है, मुल्क की बेहतरी के लिए सर जोड़ना है और अपने सियासी जो रास्ते हैं वो तलाश करना है। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मुस्तफा नवाज की जानिब से किसने बात की है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे से, देखें आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लीडर ऑफ द ओपोजिशन को किस तरह इग्नोर कर सकते हैं, या आपके जो ओपोजिशन के सपोजिटली जो मेंबरान हैं जो स्टैंडिंग कमेटीज में बैठे हुए हैं उनसे बातचीत का रास्ता किस तरह खत्म हो सकता है? तो ये तो मुझे बात को समझ नहीं आई। तो आप मुझे बता सकती हैं कि मुस्तफा नवाज की जानिब से किसने कहा था? ये बैरिस्टर अकील मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ही सेड इट ओवर देयर।
उसके बाद वो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में थे, वहां भी उन्होंने इसको एंडोर्स किया है। पर अगर इजाजत दें, इंटरनेट वॉल का, इंटरनेट स्लो डाउन होने का एक बड़ा इशू है पाकिस्तान में इस वक्त। आप सबको प्रॉब्लम हो रही होगी, अपना इंटरनेट ना सिर्फ आप महसूस कर रहे होंगे कि स्लो है, बल्कि बहुत दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से लोगों का लाइवलीहुड के ऊपर असर पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस था। इन हालात पर जो मुल्क की वफाकी वज़ीर हैं IT की, उन्होंने इसकी एक रीज़न दी है, वो भी देख लीजिए। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ एप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहां पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ा, वो एक नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था, जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। लेकिन मैं आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। हसन अयूब साहब, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो चुकी है जिस पर कल समाअत है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अब देखिए कि जो शिजा फातिमा हैं, इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि VPN के इस्तेमाल की वजह से शायद इंटरनेट स्लो हुआ है, तो ये बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। और जहाँ तक बात है कि कोर्ट में क्या होगा, आप देखें कि मैंने उनकी जो पिटीशन है, जो रिट आई है, इसका रिट की मैंने ग्राउंड्स नहीं पढ़ी और वो क्या जो है वो उसमें डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट जो है अगर स्लो है तो उसको रफ्तार अगर हुकूमत ने कम नहीं की और अगर ये फायरवॉल की वजह से स्लो है तो फिर तो सवालात उठेंगे फायरवॉल के ऊपर। और ये जारी बात है कि अगर वो डिमांड करता है, जो पिटिशनर हैं, हामिद मीर साहब की पिटिशन है बिलीव, अगर वो ये डिमांड कर रहे हैं कि फायरवॉल को खत्म किया जाए, तो फिर आपने अपने मुल्क की साइबर सिक्योरिटी को देखना है और उसकी वजह से जो साइबर सिक्योरिटी की आपकी जो है वो जरूरत है, जैसे आपकी सरहदें हैं, यहाँ पर आपने अपनी बाड़ लगाई होती है और कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसको आप चेक करते हैं, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। इसी तरीके से फायरवॉल भी आपकी बेसिकली साइबर स्पेस की साइबर सिक्योरिटी है। अब इस पर मेरे ख्याल के मुताबिक जो हमारे जजेस हैं वो तो फिर इतने टेक्निकल नहीं होंगे, उनको फिर कोई टेक्निकल मामलत लेनी पड़ेगी, किसी को माइकस क्यूरे जो है वो उन्होंने टेक्निकल मामलत IT मिनिस्टर से तो ना लें फिर आफ्टर दिस स्टेटमेंट, आई गेस ऑन अ लाइटर नोट। बट आई कम टू जनरल साहब। जनरल साहब, ये मामला रिस्पांसिबिलिटी का भी है, गवर्नमेंट किसी चीज़ की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं लेती? अगर फायरवॉल की वजह से है, जैसे कि हसन ने अभी हमें बड़े ब्रीफ किया कि कितना ज़रूरी है, तो आप कौम को इत्मीनान में लें, उस पर एक ब्रीफिंग दे दें, लेकिन उसको डिनाई करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, ये तो जी आपके VPN से हो गया है। ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? फरिया, आपकी बात से I gather that you feel that we have a government. Unfortunately, I don't think so. We have a government. We have a collective of people who are enjoying their perks. So government तो नजर नहीं आ रही आपको कहीं भी। और अगर ये समझती हैं कि इनकी बात पे हम यकीन कर लेंगे तो फिर मेरा ख्याल है हमें भी अपना we need to get our head examined. There is a problem in the government and the government is not coming out openly कि इसका क्या बात है। फायरवॉल की जरूरत है आपको। मैंने अभी अगले दिन ये देख रहा था, जो मिनट्स ये जो सर्कुलेट होते हैं कैबिनेट मीटिंग के, 2020 में कहीं PDM 1 जब आई थी तो उस वक्त से ये बात चल रही थी कि हमें ये करना चाहिए। ये करना जरूरी है टू द एक्सटेंट कि भाई affects your security and other aspects, करना चाहिए, but it has to be done very intelligently। दुनिया कर रही है और वो इस तरह कर रही है कि वो अपने आप की जो अपनी इकोनॉमी है या अदर सेक्टर्स ऑफ पब्लिक लाइफ जो इससे इफेक्ट होते हैं उसको इफेक्ट किए बगैर ही काम कर रही है इसमें। और इसमें जो मुख्तलिफ जगह पे जो साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड हैज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। वो ट्वीट आया, उसको पसंद नहीं आया, उन्होंने समझे कि इससे मुल्क में बदअमनी फैल रही है, उन्होंने पकड़ा बंदे को, 24 घंटे में सजा दे दी उन्होंने इसको। हमारे यहाँ पे चूंकि ये काम नहीं कर सकते हम लोग, और हम इस किस्म की जो चीज हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आज के दौर में जहाँ पे IT एंड इज ऑलरेडी हियर, दिस फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर, जो पाकिस्तान या किसी और काम ऑलरेडी वे बिहाइंड इन दिस गेम। वो गेम है जो आपकी, और यह बात आपकी ठीक है कि दुनिया में इस किस्म का सिस्टम है कि आप गलत नैरेटिव को फैलने नहीं देते, और वो करना चाहिए यकीनन। हसन अयूब साहब, एक ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये डिस्कशन PTI की गवर्नमेंट में भी हुई थी फायरवॉल के हवाले से, जरा हमें ब्रीफ कीजिएगा।
वेल ये सुनी है बात, लेकिन मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन फरिया आज तो इंटरनेट मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली बेहतर चल रहा है। अब देखिए मैं भी कनेक्ट हुआ हूँ इंटरनेट के ऊपर हुआ हूँ और वाईफाई के बगैर हुआ हूँ। ये तो मैं टेलीफोन लाइन के ऊपर आपको जो मेरी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की जो सिम है उसके ऊपर मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ हूँ। बट अगर हो रहा है बेहतर तो आके हमें गवर्नमेंट बता दे कितने दिनों के लिए है। बट यस आज कंपैरेटिवली यू हैव अप एंड डाउन डेज। कंपैरेटिवली आप कह रहे हैं बेहतर आज कंपैरेटिवली, यानी मेरा तो कम से कम जो है वो मोबाइल के ऊपर इंटरनेट बड़ा। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं ये भी बताएं। कंपेयर हम यूनाइटेड स्टेट से कर रहे हैं या कंपेयर हम किसी रिमोट एरिया से कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान के, मैं तो खुद रिमोट एरिया में बैठा हूं। से कंपेयर करें। आई एम एट द मोमेंट आई एम सिटिंग इन अ विलेज, ठीक, एंड इट्स फार अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, यानी ये तो फतेहजंग के पास में बैठा हूं। और इसके बावजूद अभी कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी चल रही है। और देखिए यानी 2 दिन पहले बड़ा मसला था, यानी इवन के जो वॉइस नोट्स आ रहे थे वो भी डाउनलोड नहीं हो रहे थे। लेकिन आज देखिए इस पूरा दिन हो चुका है इस्लामाबाद के अंदर भी। ग्लैड के कनेक्टिविटी उधर आपके इलाके में बिल्कुल ठीक है एंड वी कैन सी यू परफेक्टली। सो आई एम श्योर कि और जगहों में भी इनफैक्ट मैं दावत देती हूँ सबको कि हम शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको महसूस हुई है कि बेहतर हुई है या बतदरीज ख़राब हुई है। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं यू कैन शेयर विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया पेज। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।